बच्चों, वेलकम टू गया गाइडेंस प्रोग्राम। माई सेल्फ डॉक्टर संजय प्रसाद भरानी गोइंग टू स्टार्ट द चैप्टर एनवायरमेंटल इश्यूज ऑफ क्लास 12th। बच्चों, आज मैं आपको क्लास 12th का पर्यावरणीय मुद्दे, एनवायरमेंटल इश्यूज मतलब हो गया पर्यावरणीय मुद्दे, पर्यावरण के क्या क्या मुद्दे हैं, क्या क्या प्रॉब्लम्स है, क्या क्या इश्यूज हैं, उनके बारे में मैं आज पढ़ाऊंगा, बताऊंगा। बच्चों, इस चैप्टर के बारे में पहला बेसिक कंसेप्ट ये क्लियर कर लो, इसमें रटना ज्यादा है, समझना कम है। रटना ज्यादा, समझना कम, क्योंकि इसमें ज्यादा फिगर है और फिगर को ही रटना है। और सबसे बड़ी बात यह है बच्चों कि इस चैप्टर से कोई ऐसा परीक्षा नहीं है जहां से 2-4 क्वेश्चन नहीं आता है। चाहे कोई भी दुनिया का परीक्षा दे दीजिए, दरोगा का, एसएससी का, बीपीएससी, यूपीएससी, क्लास 11th 12th, कोई परीक्षा दीजिए, क्योंकि ये ज्वलंत मुद्दा है और इससे हर परीक्षाओं में क्वेश्चन आता ही आता है। इसलिए बच्चों, आज मैं आपको शुरू कर रहा हूं एनवायरमेंटल इश्यूज। एनवायरमेंटल इश्यूज में सबसे पहली बात ये ध्यान रखना है कि इस चैप्टर में आप सबसे पहले बायोलॉजी अगर पढ़ते हो बच्चों, एनसीईआरटी को फॉलो करो। बायोलॉजी मतलब एनसीईआरटी, एनसीईआरटी से एक लाइन आगे नहीं जाना है, दूसरा किताब को टच नहीं करना है। जो एनसीईआरटी को छोड़ के बाहर गया उसका लुटिया डोल हो गया बच्चों। अगर बायोलॉजी में आपको क्वालिफाई करना है, कंपटीशन में पास करना है, एनसीईआरटी को 10 बार पढ़िए, वो आपके लिए ज्यादा फायदेमंद है। उससे एक लाइन को पढ़िए, क्योंकि हर कंपटीशन में एक लाइन उसका बोलता है बच्चों। चैप्टर में क्या है? पॉल्यूशन। पॉल्यूशन का मतलब होगा प्रदूषण। प्रदूषण मतलब हुआ कि जो है ऐसा वातावरण जिसमें हम लोग नहीं रह सकते हैं, हम लोग जीवन जो है अच्छे से नहीं लाइफ लीड कर सकते हैं। प्रदूषण मतलब क्या होगा? अनडिजायरेबल चेंज, बदलाव हो गया। अनडिजायरेबल चेंज किस कहां? हवा में, पानी में, लैंड में, धरती पर और सॉइल में। हवा, पानी, सॉइल और जो मृदा है उसमें जो है चेंजेस हो रही है। चेंज कैसा बदलाव? 3 पॉइंट याद करना बच्चों, फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल। पॉल्यूशन शब्द जहां भी आवे अपने डेफिनेशन में 3 पॉइंट को जरूर इंगित करना। पहला क्या है? अनडिजायरेबल चेंज, अनवांटेड चेंज, जो हम नहीं चाहते हैं वो चेंजेस हो गए, वो बदलाव हो गए। जो नॉर्मल लेवल था, नॉर्मल जो ऑप्टिमम कंडीशन था, उसमें बदलाव आ गया। कहाँ बदलाव आया? हवा, पानी, आपका धरती जो हो गई, धरती में हुआ, और मृदा, ये 4 में। और इधर 3 पॉइंट याद करना, फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल, भौतिक, रासायनिक और जैविक परिवर्तन आ गए, इसी को पॉल्यूशन कहते हैं। ज्यादा डिटेल में नहीं पढ़ना है, कॉन्सेप्ट को क्लियर करो। दूसरा है कि जो चेंजेस ला रहे हैं, जो बदलाव ला रहे हैं फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल फीचर में, भौतिक, रासायनिक और जैविक जो चेंजेस बदलाव ला रहे हैं, उनको कहता है पॉल्यूटेंट, प्रदूषक। जो चेंजेस जिसके कारण वो बदलाव हो रहा है उसको कहता है पॉल्यूटेंट कहता है। पॉल्यूशन का डेफिनेशन आएगा, आपको लिखिएगा। पॉल्यूटेंट जो पॉल्यूशन को कॉज करे, जो पॉल्यूशन के लिए, प्रदूषण के लिए जो रिस्पॉन्सिबल है, उसको पॉल्यूटेंट कहते हैं। पॉल्यूशन और पॉल्यूटेंट लगा हुआ, कोई दिक्कत नहीं बच्चों। अब आपको जो है एक यहां दिया इन्वायरमेंटल, सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, केंद्र सरकार ने कोई लगा कि भाई कोई ऐसा कानून बताओ जिससे जो है हमारा धरती जो है रहने के लायक रहे, हर कोई यहाँ निवास करे, हर को जो है स्वच्छ वातावरण मिले, बढ़िया एनवायरमेंट मिले, उनकी लाइफ बढ़े, उनकी आयु बढ़े। तो उसके लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट लाया 1986 में बच्चों। सबसे बड़ी बात यह है कि बच्चों कि आपको इस चैप्टर में जो परीक्षाओं में जो क्वेश्चन आएगा, एक्ट के बारे में बराबर क्वेश्चन आएगा। इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट कब आया, एयर पोल्यूशन एक्ट कब आया, नॉइज पोल्यूशन कब आया, वाटर पोल्यूशन कब आया, ये सब क्वेश्चन आपको आता है। मैं एक आपको सिस्टम बता देता हूं बच्चों, वो पहले समझ लो, पढ़ लो और उसको फिर देखो। मैं ब्लैक बोर्ड ले जा रहा हूं, आपको लिख देता हूं और उसको तुम समझो। क्या देखो बच्चों, ये इम्पोर्टेंट डेट्स जो है आपको रट लेना है, और रटने का मैं तरीका बता देता हूं, कभी तुमको दिक्कत नहीं होगा। ये जो दिया गया है इससे आपको 2-3 क्वेश्चन हर परीक्षाओं में आएगा। रटना कैसे है? ये वाटर एक्ट, एयर एक्ट, इन्वायरमेंटल एक्ट, ये जो है ये एक्ट है जो भारत सरकार ने हर समय पर बनाया, इसको रटना है
और डेट के साथ रटना है। कैसे याद होगा? उसके लिए सबसे बढ़िया फॉर्मूला बच्चों, वाटर याद करो। पानी, वाटर मतलब पानी। पहले क्या है? W, फिर ए से एयर, वाटर, एयर, इन्वायरमेंट। ये तीन को पकड़ लोगे बच्चों, आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। वाटर कब आया? 1974। उसके बाद क्या आया? वाटर के बाद एयर। एयर कब आया? 81 में। और उसका क्या है? इन्वायरमेंट 86 में। 74, 81, 86। वाटर नहीं याद करोगे तुम्हारा बेड़ा गर्क हो जाएगा। वाटर याद करो, पहले वाटर आया, उसके बाद एयर आया, उसके बाद इन्वायरमेंट आया। वाटर कब आया? 74 में। एयर कब आया? 81 में। इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट कब आया? 86 में। यहां तक कोई दिक्कत नहीं बच्चों। अब उसके बाद जो है क्या हुआ कि एयर पॉल्यूशन में नॉइज पॉल्यूशन को एयर पॉल्यूशन में जोड़ दिया गया। कब अमेंडमेंट हुआ? एयर पॉल्यूशन एक्ट 1981 में आया, उसमें अमेंडमेंट हुआ, बदलाव हुआ, और नॉइज पॉल्यूशन को जो शोर कहते हैं उसको 1987 में उसको ऐड कर दिया गया। तो याद कर लो, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, हर परीक्षाओं में क्वेश्चन आता है कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कब आया? 1987 में आया। और मॉन्ट्रियल में 110 जोड़ दो, मॉन्ट्रियल में 10 और जोड़ो तो 97 आ गया। तभी आ गया क्योटो प्रोटोकॉल। क्या है बेटा? क्योटो प्रोटोकॉल। क्वेश्चन पूछे क्योटो प्रोटोकॉल कब आया? 1987 में। 1997 में आया, मॉन्ट्रियल 1987 में आया, और इसी के साथ जो है नॉइज भी अटैच है। उसके बाद जो है दो आया, JFM ज्वाइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट और नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी। ज्वाइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट आया 1980 में, 1980 में, और नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी 1988 में आया। याद कर लो बच्चों, क्योंकि मैं पहले कह चुका हूं कि इन्वायरमेंटल इश्यूज में समझना कम, रटना ज्यादा है। टेक्निक से, ट्रिक से रट लो, बेड़ा पार है, और मैथ की तरफ नंबर लाओ। फॉर्मूला वाटर याद करो, पहले वाटर आया, फिर एयर आया, फिर इन्वायरमेंट आया। 74, 81, 86। 86 के बाद फिर क्या है? 87। 87 में दो है मॉन्ट्रियल और नॉइज, और उसके फिर 10 जोड़ दो, फिर क्योटो आ गया। उसके बाद है ज्वाइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट, ये फॉरेस्ट से संबंधित है, जंगल से संबंधित, पेड़ पौधों से संबंधित है। ज्वाइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट 80 में आया, और नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी 88 में आया, 8 साल के बाद आया। खुद अमृता देवी, क्वेश्चन आएगा कि अमृता देवी जो है, अमृता देवी बिश्नोई, जिसने पेड़ों की रक्षा के लिए अपना जान की कुर्बानी दे दी। अमृता देवी 1731 में, क्या बच्चों? 1731 में आपका जो है जोधपुर जो है, राजस्थान जो है, वहां के राजा थे अभय सिंह जी। उन्होंने अपने मंत्रियों से कहा, अपने सेनापति से कहा कि जाओ जंगल जाओ, जंगल में जाकर के पेड़ को काट के लाओ, हमको फर्नीचर बनवाना है, मकान में बिल्डिंग को, महल को तैयार करना है। उसके जो लोग थे, सेनापति थे, सैनिकों के साथ जंगल चले गए। जो जंगल में गए, उस जंगल में जो है अमृता देवी, बिश्नोई परिवार के लोग रहते थे। बिश्नोई परिवार के जो लोग थे वो आदिवासी थे, जंगल में रहते थे, उनको पेड़ों से बहुत प्यार था। उनमें एक लड़की थी, अमृता देवी नाम की वीमन थी। उसने वो साहस दिखाते हुए बोला कि तुमको पेड़ को नहीं काटना है, जंगल मेरा जीवन है, इसी से हम लोग का सब कुछ चलता है। उसने पेड़ को से चिपक गई, बोले कि पहले मुझको काट दो, उसके बाद तुम पेड़ को काटो। तब अमृता देवी, तो वो जो राजा के जो सैनिक लोग थे वो अपने पावर में थे, उन्होंने अमृता देवी को मूड़ी काट दिया। अमृता देवी का मूड़ी कट गया। उसकी 3 बेटियां थी, वो भी जो है पेड़ को बचाने में उसने अपनी कुर्बानी दे दी। 360 लोग उसके गांव के लोग थे बिश्नोई परिवार के, उन्होंने भी सबको, उन्होंने राजा के जो सैनिक थे वो सबको मार दिया। ऐसा इतिहास, वर्ल्ड में ऐसा वाक्य कहीं देखने को नहीं मिलता है जिन्होंने पेड़ को बचाने के लिए अपना, अपने परिवार का इतनी बड़ी कुर्बानी दी। इसलिए आता है अमृता देवी बिश्नोई वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन अवार्ड, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बनाया है अमृता देवी वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन अवार्ड। ये अमृता देवी का केस कब हुआ था? 1731 में हुआ था। क्वेश्चन पूछेगा कि किस परिवार से थी? बिश्नोई परिवार की थी। कहां की थी ये? जोधपुर राजस्थान की थी। सब क्लियर हो गया बच्चों? उसके बाद आया सीएनजी। सीएनजी का हो गया कंप्रेस्ड नेचुरल गैस।
ये दिल्ली का कहानी है। 2002 में 1990 में क्या हुआ, एक सर्वे हुआ। सर्वे में देखा गया कि दुनिया में 41 सबसे प्रदूषित शहरों की सूची बनाई गई। उसमें दिल्ली का नंबर आया चौथा सबसे ज्यादा प्रदूषित शहरों में। तब लोग ने जो है कुछ जो समाज सेवी लोग थे, सोशल वर्कर थे, सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने केस दायर किया। उसको PIL कहता है, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, जनहित याचिका सभी के वो के लिए। तो वो सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली गवर्नमेंट से पूछा कि भाई दिल्ली में इतना प्रदूषण बढ़ रहा है, तुम दिल्ली सरकार से पूछा तुम इसके लिए क्या कर रहे हो, कुछ काम करो, अपना वर्क दिखाओ, पोल्यूशन को कम करो। अगर तुम नहीं करोगे तो मैं ऑर्डर पास करूंगा, तुमको वैसा करना पड़ेगा। दिल्ली सरकार ने समय लिया, 1990 की घटना है। उन्होंने कहा कि सर ऐसा तो जो काम दिल्ली सरकार ने किया वो जो है 2002 90 की बात थी कि 2002 तक जो है दिल्ली में जितने भी कॉमर्स सरकारी जो गाड़ियां हैं, गवर्नमेंट व्हीकल्स हैं, चाहे पेट्रोल से चलें या डीजल से चलें, उसको CNG में, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस में कन्वर्ट कर दिया जाएगा 2002 तक। ये हमेशा क्वेश्चन आता है बच्चों। फिर अगर क्वेश्चन जो हम पढ़ रहे CNG में कौन सा गैस होता है, तो मीथेन गैस होता है। और घर का जो सिलेंडर जो खाना बनाते हैं उसको LPG कहते हैं। क्या कहते हैं? LPG, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। क्वेश्चन अगर आ गया LPG का फुल फॉर्म लिखिए, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। उसमें कौन सा गैस है? प्रोपेन है और ब्यूटेन है बच्चों। ये कंसेप्ट क्लियर कर लो। चिपको मूवमेंट, ये भी पेड़ बचाओ अभियान का एक वो है। ये गढ़वाल हिमालय चमोली डिस्ट्रिक्ट में, यहाँ पर भी लोगों ने पेड़ को बचाने के लिए अपनी जान दिया, कुर्बानी दिया। ठेकेदार लोग आए जंगल को काटने के लिए। ये चिपको मूवमेंट मतलब हो गया कि जो पेड़ से चिपक गए, चिपको मूवमेंट पेड़ से चिपक गए, अपने प्राण की बाजी लगा दिए, जान तो त्याग दिए। ये चिपको मूवमेंट का केस है 1974 का। ये कहाँ हुआ? गढ़वाल हिमालय में हुआ। यहाँ पर भी जो लोकल लोग थे, जो लेडीज थी, उन्होंने पेड़ से अपने को चिपक के लिए पेड़ को पकड़ ली, जकड़ ली, बोले कि भाई पहले हमें तुम जान ले लो तब फिर तुम पेड़ को काटो। इस नाम में चिपको मूवमेंट में दो नाम हमेशा याद कर लेना, एक सुंदरलाल बहुगुणा और एक बेनी प्रसाद भट्ट। ये क्वेश्चन बराबर आता है बच्चों। बायोलॉजी में उतना ही पढ़ो जितना पढ़ना है, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। तो ये वाटर जो है, वाटर कब आया? 74 में। चिपको भी 74 में साथ में लिख दिया। वाटर भी 74 में और ये भी जो है 74 में आया बच्चों। एयर कब आया? 81 में आया। और एयर में क्या जुड़ा? नॉइज जुड़ा। क्वेश्चन पूछा कि नॉइज पोल्यूशन किसमें जोड़ा गया? एयर पोल्यूशन में जोड़ा गया। कब जोड़ा गया? 1987 में जोड़ा गया। कब जोड़ा गया बच्चों? 1987 में इसको जोड़ा गया। और दिमाग में क्या रखना बच्चों कि आपको जो है फिर आपको बताए कि एनवायरमेंट 86 में आया। क्योटो जो है मॉन्ट्रियल के बाद 87 पर 97 में आया। अब क्वेश्चन पूछे कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? पूछेगा मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किससे संबंधित है, कब हुआ? तो मॉन्ट्रियल जो है कनाडा में है। ये किसकी रक्षा के लिए बनाया गया प्रोटोकॉल? तो यहां रखना नहीं बच्चों, खुद आपका बायोलॉजी बोलता है। M के बगल में क्या है? O का मतलब क्या हुआ? ओजोन। क्या हुआ बच्चों? ओजोन। बस दिमाग में हम अप्लाई करो। M के बगल में O है, वो मतलब ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस। जो हमारा ओजोन है, जो सूर्य की किरणों से परावैंगनिक किरणें जो UV रेज आती हैं, उसको वो रोक के रखता है, धरती पर आने नहीं देता है। ओजोन गैस। तो ये मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ, ओजोन से संबंधित है। ODS करते, ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस। 1987 में मॉन्ट्रियल में एक सम्मेलन हुआ। सारे देश को आमंत्रण हुआ कि आइए और इस बात पर विचार करिए कि जो ओजोन को जो डिप्लीट करने, ओजोन को जो क्षय करने वाले जो गैसेज हैं, कौन देश कितना प्रोड्यूस कर रहा है, उसकी में कमी लाइए। ठीक है नहीं? तो मॉन्ट्रियल याद हो गया। क्योटो प्रोटोकॉल जो है बच्चों, ये है ग्रीन हाउस गैस है। कौन गैस है? ग्रीन हाउस। ग्लोबल वार्मिंग और धरती का टेम्परेचर बढ़ रहा है, और सबसे बड़ा रोल किसका है? कार्बन डाइऑक्साइड का है। कार्बन डाइऑक्साइड का है। और JFM तो लिखा हुआ ज्वाइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट कब आया? 1980 में आया। तो ज्वाइंट में क्या हुआ? संबंध जोड़ो, ज्वाइंट में जोड़ो। फॉरेस्ट मैनेजमेंट, फॉरेस्ट के मैनेजमेंट में किसको जोड़ो? लोकल पीपुल को जोड़ो, लोकल कम्युनिटी को जोड़ो। कुछ रटना नहीं है बायोलॉजी में। 80, 88 रट लो। दो जंगल का है, पेड़ का है, 80 और 88।
जेएफएन कब आया? ज्वाइंट फॉरेस्ट फंड में 80 में आया, नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी 88 में आया। ज्वाइंट फॉरेस्ट ज्वाइंट मतलब जोड़ो, किसको जोड़ो? लोकल कम्युनिटी को जोड़ो, जो जंगल में रहते हैं, निवास करते हैं, उन पब्लिक को जोड़ो और उन्हीं को जिम्मा कर दो कि जो पेड़ को काटते हैं कि भैया तुम पेड़ की रक्षा करो और उसके बदले में कुछ फॉरेस्ट प्रोडक्ट, गम है, रबर है, आपका जो लकड़ी है, जो ये सब चीज आपको उसके बदले में दिया जाएगा, आप इसे रक्षा करो। प्लांट फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स हैं, बहुत सी चीजें जो जंगल जिससे हमको मिलते हैं, पेड़ पौधों से हमको मिलते हैं, उनका फायदा आपको मिलेगा। तुम पेड़ को बचा के रखो, पेड़ को जड़ से मत काटो। मुर्गी का अंडा खाओ, मुर्गी को हलाल मत करो। बस सिंपल फॉर्मूला यही है बच्चों। अमेरिका देवी का कंसेप्ट क्लियर कर दिया आपको। उसके बाद फिर आपको आता है सीएनजी बस भी क्लियर हो गया। क्या कहता है? रिटर्न ऑफ द सर्विसेज द फॉरेस्ट द कम्युनिटीज गेट, जो लोकल पीपुल है उनको क्या फायदा हुआ? फल है, गम है, रबर है, मेडिसिन है, ये सब जो है तुम जंगल की रक्षा करो, जंगल को बचाओ। ये गवर्नमेंट ने ऐसा दिमाग लगाया कि भाई जंगल कट रहे हैं तो जो चोर हैं उन्हीं को उसको रखवाली करने के लिए सौंप दो। ये काम सब क्लियर हो गया बच्चों। अब आप आइए, आगे आइए, मैं आपको एक एक करके ले चलता हूँ जो आपका चैप्टर है, क्योंकि ये आपका कंसेप्ट क्लियर हो गया तो ये आपको अच्छा हो गया। अब आपको मैं एक एक पॉइंट करके डील करता हूँ, क्योंकि मैं पहले कह चुका हूं कि आपको जो है बच्चों जो है अब आपका जो आया इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट, अब आपको रटने में दिक्कत नहीं होगा। वाटर WATER याद कर लिए, वाटर 74 81 86 आ गया। इन्वायरमेंट प्रोटेक्ट किसको बचाना? हवा, पानी और सॉइल की रक्षा करना है, इसको इम्प्रूव करना है। ये दिमाग में रख लीजिए। ये जो फोटो दिखाया गया, ये दिखाया गया कि हमारा धरती है और धरती के चारों तरफ जो सामान दिखाया गया है जो हमारे धरती को प्रदूषित कर रहे हैं, हरा को ब्राउन कर दिए हैं, ये दिखा रहा है। ये वही बता रहा है कि कैसे जो है कौन कौन से सामान जो है हमारे धरती को जो है नुकसान पहुंचा रहे हैं। ये निकलने वाला गैस से धुआं है, ये बड़ा चिमनी है, गाड़ी घोड़ा है, इसे जो है हमारे धरती को कैसे गंदा कर रहे हैं, पॉल्यूशन तो गंदा कर रहे हैं। अब दूसरा एयर पॉल्यूशन, एयर वाटर, W के बाद कौन आया? पहले वाटर आया 74 में, एयर कब आया? 81 में, और फिर क्या बताया आपको? एयर में क्या जोड़ा गया? नॉइज को जोड़ा गया, है ना। अब उसके बारे में पढ़ो। अब कहता यह है कि आपको जो पहले फोटो देखो बच्चों, आपको यहाँ तक पढ़ना कम और खाली समझना है, यहाँ रटना दिमाग नहीं लगाना है। हवा को, जो मेरा एयर है, हवा है जिससे सांस लेते हैं, सबसे ज्यादा हवा में क्या है भैया? नाइट्रोजन। फिर क्या है? ऑक्सीजन 21%, नाइट्रोजन 72% है, उसका कार्बन डाइऑक्साइड 0.03%। ये मेन बैलेंस है, नॉर्मल लेवल है। लेकिन क्या है, देख रहे हैं कि ये इंडस्ट्री जो है, ये आपका जो कल कारखाना है उससे निकलने वाला धुआं, ये गाड़ी जो देख रहे हो, कितना गाड़ी है, गाड़ी से जो काला काला धुआं निकलता है, ये हमारे हवा को गंदा करता है। ठीक है बच्चे, तो वही कहता है हवा जो है जरूरी है हमारे श्वसन क्रिया के लिए, हवा जरूरी है। ऑक्सीजन नहीं जाएगा तो फिर जो है आप 2 मिनट के नाक को खाली बंद करके देखिए, तो देखिए क्या होता है, ये हवा का क्या वैल्यू है। ये क्या है कि अगर प्रॉपर हवा, अच्छा हवा, ये हवा क्यों जरूरी है? रिस्पायरेटरी नीड्स के लिए, हमें श्वसन क्रिया के लिए जरूरी, हम जिंदगी जीने के लिए जरूरी है। हवा और पानी जो है जरूरी है जिंदगी जीने के लिए, किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को जीने के लिए। अब क्या कहता है कि हवा अगर खराब है, पॉल्यूशन है, उससे क्या होगा? फसल का जो उत्पाद है वो कम जाएगा। जो जानवर है, पौधे हैं, जो भी है, उनकी प्री मैच्योर समय से पहले मर जाएंगे। आप कभी जाम में फंस के देखिए कि जाम में फंस गए, स्कूटी मोटरसाइकिल पर भी धुआं निकल रहा है, अकबकाहट होता है, बेचैनी होता है, लगता है जान निकल जाएगा, दम घुट जाएगा। अब ये जो कहता है कि ये 3 पॉइंट दिखाया गया, इस पर क्या ये कहता है कि किसकी क्षमता कितनी है। जो पॉल्यूटेंट निकल कहेगा, एयर पॉल्यूशन का सबसे बड़ा सोर्स कौन है? सबसे बड़ा सोर्स है ट्रांसपोर्ट सिस्टम, गाड़ी घोड़ा से निकलने वाला धुआं। मेट्रो सिटी में जो सबसे ज्यादा धुआं, जो गाड़ी से निकल रहा है, काला काला धुआं, ये सबसे बड़ा कॉज है एयर पॉल्यूशन का मेट्रो सिटी में। क्वेश्चन बराबर आता है जब ट्रांसपोर्ट सिस्टम लिखेगा, कोई भारी क्वेश्चन नहीं आता बच्चों, बहुत हल्का क्वेश्चन आता है। ये कहता है हार्मफुल इफेक्ट, मतलब उस गंदी हवा को सहने की क्षमता 3 चीज डिफरेंट करती है। पहला कंसंट्रेशन ऑफ पॉल्यूटेंट, कितनी जो गंदा की धुआं निकल रहा है उसकी मात्रा कितना गंदा है। दूसरा है ड्यूरेशन, कुछ समय के लिए आया, आप जान में फंसे, हल्का सा आया, आप फिर निकल गया, चलो भाई जान बच गया। और तीसरा क्या है? ऑर्गेनिज्म,
हर ऑर्गेनिज्म को सहने की क्षमता, एक बूढ़ा, एक बच्चा को ये पॉल्यूशन, गंदी हवा को, कार्बन डाइऑक्साइड वाला जो हवा है, जो पॉल्यूशन वाला हवा है, वो ज्यादा सह नहीं सकता है, बेहोश हो जाएगा, दम घुटेगा। अब बहुत लोगों को ज्यादा क्षमता है। तो ये चीज कहता है कंसंट्रेशन और ड्यूरेशन और ऑर्गेनिज्म पर डिपेंड करता है। हार्मफुल इफेक्ट, जो पॉल्यूशन का जो प्रभाव है, ये 3 चीज पर डिपेंड करता है। अब सबसे ज्यादा धुआं कहां से निकल रहा है साहब? ये जो धुआं निकल रहा है, देखिए कल कारखाना से निकल रहा है, ये घोड़ा गाड़ी से निकल रहा है। अब जो धुआं निकलता है उसमें 2 चीज होता है, वो गैस होता है और एक उसका कण होता है। एकदम साफ धोवल कपड़ा पहन के निकले और शाम में घर आकर पूरा कपड़ा काला 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 हो गया। इतना ज्यादा उसका धूल कण है, उसमें जो निकलता है वो कपड़ा बस चिपक जाता है, देख ही रहे हैं, तो बड़ी बात है नहीं। तो यहाँ पर जो बच्चे जो फोटो दिया गया है, इससे 2 क्वेश्चन आता है, जो हिट क्वेश्चन है। इसका नाम है स्क्रबर और इसका नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रिसिपिटेटर। कभी कभी खाली फोटो दे दिया जाएगा, आपको लेबलिंग करना जाएगा। ये क्वेश्चन तो एनसीईआरटी का हिट क्वेश्चन है। क्या लिखा गया है? पार्टिकुलेट मैटर और गैस। तो गैस में जो है, एक गैस का नाम दिया गया SO2 गैस। क्या नाम? सल्फर डाइऑक्साइड गैस। तो सल्फर डाइऑक्साइड जो धुआं निकल रहा है, जो सल्फर डाइऑक्साइड गैस निकल रहा है, उसको कमी करने के लिए जो मशीन है, जो यंत्र है, उसका नाम है स्क्रबर। क्या नाम बच्चों? स्क्रबर। और दूसरा ये दिखाया गया इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रिसिपिटेटर। ये क्या करता है? पार्टिकुलेट मैटर, पी से प्रेसिपिटेटर, पी से कण, धूल कण को, जो धुआं निकल रहा है उस धूल कण को कम करने वाले जो है मशीन, इसका नाम इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रिसिपिटेटर। यहां से क्या दिखाया? डर्टी एयर पास किया, यहां से क्लीन एयर निकाला। देख लो पोजीशन, डर्टी एयर गंदी हवा, शुद्ध हवा, और ये पार्टिकुलेट मैटर जो भी उसमें कण वगैरह है वो पार्टिकुलेट मैटर कहलाते, वो नीचे आके जमा होंगे। इधर से क्या? पानी और चूना का फुहारा जो डाला गया, हवा में डाला गया, तो वो क्या है? तो कण जो है नीचे बैठ जाएगा। इसका कहते हैं स्क्रबर। फॉर्मूला क्या है? एस को एस से घुड़ा दो, एस को एस से घुड़ाओ, एस से स्क्रबर, एस से SO2, स्क्रबर SO2। कोई दिक्कत नहीं बच्चों। और एक क्वेश्चन और याद कर लो, जब ये SO2 की जब बात आई, एक पौधा है जिसका नाम है लाइकेन। क्या नाम बच्चों? लाइकेन। लाइकेन जो है 2 का, एक एल्गी का, एक फंगाई का सिम्बियोटिक एसोसिएशन है, दोनों मिलकर लाइकेन बन गए। और लाइकेन जो है एयर पॉल्यूशन इंडिकेटर है। क्वेश्चन बराबर आता है कौन गैस का? SO2 का। क्वेश्चन आता है कैसे कि किसी एरिया में जो है लाइकेन की कमी बहुत कोई है ही नहीं, लाइकेन की कमी पाई गई, लाइकेन पौधा नहीं पाया गया। इसका मतलब क्या है? इस एरिया में SO2 पॉल्यूशन है। फिर क्वेश्चन दे देगा कि भाई किसी एरिया में बहुत लाइकेन उगा हुआ है, तो लाइकेन उगा हुआ तो वहां का वातावरण स्वच्छ है, एयर स्वच्छ है, उसमें SO2 पॉल्यूशन नहीं है, क्योंकि लाइकेन जो है वो SO2 पॉल्यूशन इंडिकेटर है। बहुत हिट क्वेश्चन है बच्चों हर परीक्षा का। और एस से स्क्रबर, SS को मिला देना, डबल S को मिला देना, रटना नहीं है, S को S से मिला देना। उधर वाटर फॉर्मूला दिए, इधर SS का फॉर्मूला दिए। तीसरा इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रिसिपिटेटर, ये पार्टिकुलेट मैटर को, जो धूल कण है उसको 99% धूल कण को निकाल देता है। ये क्या करता है को समझा देते हैं, बहुत ऐसा समझ तो वो नहीं आ रहा होगा। इधर से क्या लिखा? डस्ट पार्टिकल दिखाया। इसमें क्या होता है? डर्टी एयर, और ये सब डस्ट पार्टिकल है, ये गंदी हवा मशीन से पास किया गया। इसमें क्या है कि बिजली का तार पास डाला गया। इस मशीन में क्या है? इलेक्ट्रोड वायर कहते हैं, वो इसमें डाला हुआ है और उससे करंट पास किया गया। कितना करंट? हजारों वोल्ट करंट पास किया गया। जब 1000 वोल्ट करंट जब बिजली के तार से पार किया जाएगा तो वो क्या करेगा कि कोरोना पैदा करेगा। कोरोना है और उस कोरोना से इलेक्ट्रॉन निकलेगा। क्या निकलेगा बच्चों? इलेक्ट्रॉन। और इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? ये डस्ट पार्टिकल से चिपक जाएगा। क्या करेगा? चिपक जाएगा। इलेक्ट्रॉन कैसा होता है? निगेटिव चार्ज। क्या लिखा है? निगेटिव चार्ज लिखा है ना। तो डस्ट पार्टिकल जो डर्टी एयर है, इसको हाई इलेक्ट्रोड वायर है, उसमें हजारों वोल्ट इलेक्ट्रिक करंट पास करवाया जाएगा। जब हजारों वोल्ट इलेक्ट्रिक करंट पास करेगा, कोरोना पैदा होगा। और कोरोना क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन जनरेट करेगा। वो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? डस्ट पार्टिकल को चिपक जाएगा। और डस्ट पार्टिकल जब चिपक जाएगा तो यहाँ कलेक्शन प्लेट है, जो पॉजिटिव चार्ज होता है, तो नेगेटिव पॉजिटिव मिलकर के इधर आवेगा। तो उससे क्या है कि डस्ट पार्टिकल इधर आ जाएगा। लेकिन इससे भी क्वेश्चन आता है कि यहाँ पर जो हवा जो पास किया जाता है,
कस के हवा मत पास करिए, धीरे धीरे हवा पास करिए कि फिर वो बाहर न निकल जाए डस्ट पार्टिकल। इसलिए इंटेंसिटी ऑफ जो एयर होता है, ये क्वेश्चन बराबर आया हुआ है आपको 12th के परीक्षा में भी आया हुआ है, बोर्ड में मेडिकल बोर्ड में भी आया हुआ है, हर परीक्षा में, कि जो हवा जो पास करेंगे वो स्लो विंड पास करेंगे। कंसेप्ट क्लियर हुआ बच्चों? ये इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर क्या करता है? पी से प्रेसिपिटेटर, पी से पार्टिकुलेट मैटर को 99% कम कर देता है। इलेक्ट्रोड वायर, कोरोना, इलेक्ट्रॉन, बस 3 चीज याद करना है। इलेक्ट्रोड वायर में 10,000 वोल्ट करंट पास करेंगे, कोरोना पैदा करेगा, कोरोना से इलेक्ट्रॉन निकलेगा, इलेक्ट्रॉन ये डस्ट पार्टिकल को चिपका लेगा और यहां पर जब इधर पास करेगा तो कलेक्शन प्लेट है, पॉजिटिव चार्ज है, तो नेगेटिव पॉजिटिव में क्या होगा? अट्रैक्शन होगा। बचपन से पढ़ते हो ना, नेगेटिव और पॉजिटिव, लड़का लड़की में प्यार होता है, तो यहाँ प्यार हो गया, नेगेटिव एक पॉजिटिव, प्यार हो गया, नीचे आ गया, बस काम खत्म हो गया। तो क्या कहता है, ये फोटो क्यों दिया गया कि भैया जो भी चिमनी है, धुआं है जो निकल रहा है, वहाँ ये सब मशीन लगा दो। तो क्या स्क्रबर लगाओगे? ऐसे स्क्रबर, ऐसे SO2 को अलग कर दिया। इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर लगा दो। इलेक्ट्रोस्टैटिक मतलब खुद कह रहा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक मतलब क्या? इलेक्ट्रो मतलब हो गया इलेक्ट्रोड वायर। इलेक्ट्रॉन मतलब क्या होगा? इलेक्ट्रॉन, सब तो ही बोल रहा है इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रोड वायर, ये ना बोले कि इलेक्ट्रोड वायर में कितना करंट? 1000 वोल्ट करंट क्या पैदा करेगा? कोरोना, खाली याद करना है। और उसे इलेक्ट्रॉन निकलेगा, इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? डस्ट पार्टिकल को सटा लेगा और फिर आगे बढ़कर के ये कलेक्शन प्लेट है, नीचे आ जाएगा। ये फोटो का लेवलिंग याद कर लेना बच्चों, की परीक्षा में आता है। अब आपका बेड़ा पार होगा। अब आगे देखिए, आगे देखिए, ये कहता है, ये क्वेश्चन जो है पहला, इसमें क्या बनता है? ये शॉर्ट फॉर्म है, CPCB दे देगा भाई। CPCB का फुल फॉर्म लिखिए, तो सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। क्या बोलता है? सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड कहता है। ये क्या कहता है? कहता है कि जो धूल कण है जिनका साइज क्या कहता है? 2.5 माइक्रोमीटर या उससे कम है, कभी ज्यादा मत लिख दियो, 2.5 या उससे कम है। पार्टिकुलेट मैटर, जो धूल कण है उसका साइज 2.5 माइक्रोमीटर या उससे कम रहेंगे, वो हमारे हेल्थ के लिए, हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ज़्यादा खतरनाक है। हमारे लंग्स में जाके वो फंस जाएंगे और हमको श्वसन की क्रिया में दिक्कत होगी, दम्मा हो जाएगा, निमोनिया बीमारी हो जाएगा, सांस लेने में दिक्कत हो। कोरोना में क्या हुआ? लंग्स को फेल कर दिया, और लंग्स से इन्फेक्ट किया वायरस, किसको इन्फेक्ट किया? लंग्स पर। और क्या कहता है? ऑटोमोबाइल ट्रांसपोर्ट सिस्टम पढ़ा चुके हैं, पूछेगा, हिट क्वेश्चन है कि जो बड़े बड़े शहरों में चाहे एयर पॉल्यूशन का मेजर पॉजिटिव एजेंट कौन कौन पैदा करता है, तब बोलिएगा ट्रांसपोर्ट सिस्टम या ऑटोमोबाइल, गाड़ी का धुआं, वो मेजर एटमॉस्फेरिक पॉल्यूशन, वायु प्रदूषण पैदा करता है। अब क्या कहता है कि भाई वायु प्रदूषण तो बहुत बढ़ गया, उसको कम कैसे करिएगा? तो हम क्या बोले? गाड़ी का धुआं, तो गाड़ी को ठीक करो भैया। गाड़ी को कैसे ठीक करेगा? तो गाड़ी का जो क्वालिटी है उसको ठीक करो। जो तेल ले रहे हो, तेल बढ़िया लो, डीजल बढ़िया लो, पेट्रोल बढ़िया लो, मिलावट वाला मत लो। उसके बारे में कहा है, क्या कहा कि जो पहला है कि ऑटोमोबाइल को प्रॉपर मेंटेनेंस करो, उसको जो है समय समय पर उसको वॉशिंग करवाइए, उसको जो है सर्विसिंग करवाइए कि वो काला धुआं ना निकले, उसका फिल्टर है, नोजल है, सबको ठीक करवाइए। वही कहता है मेंटेन करिए, खाली गाड़ी लेने से ना होता है, उसका रख रखाव पर भी ध्यान रखिए। और दूसरा, जो पेट्रोल यूज कर रहे हैं, लेड मतलब होता है शीशा, क्या होता है बेटा? शीशा रहित पेट्रोल और डीजल यूज करिए। पेट्रोल में क्या कहता है कमी करने के लिए कि वैसा पेट्रोल लो, तो आप जाइएगा पेट्रोल पंप पर तो 2 तरह का पेट्रोल मिलेगा, एगो लेड वाला, विदाउट लेड वाला, तो दोनों के दाम में फर्क होगा। तो हम लोग जो है पैसा कम लगाना चाहते हैं ना, तो लेड फ्री पेट्रोल, शीशा रहित पेट्रोल और डीजल का यूज करिए, उससे आपका गाड़ी का एफिशिएंसी भी बढ़ेगा, माइलेज बढ़ेगा। और तीसरा क्या कहता है? कैटालिटिक कन्वर्टर, एक इंस्ट्रूमेंट है, मशीन है, जो गाड़ी में फिट होके आता है। हीरो 4, 5, 6 जो गाड़ी, बड़ा बड़ा गाड़ी देखते हैं ना, उसमें कैटालिटिक कन्वर्टर है बेटा, याद कर लो। कैटालिटिक कन्वर्टर एक मशीन है। इस मशीन में जो है ये क्या करता है कि जो गाड़ी जो है, आपका जो व्हीकल है, गाड़ी है, इसमें फिट किया जाए, फिटेड इनटू ऑटोमोबाइल। ये क्या करता है? जो पॉइजनस गैस को, जो जहरीला गैस है, उसको नॉन पॉइजनस में कन्वर्ट करता है। हार्मफुल गैस जो है, जो हमको हार्म करेगा, नुकसान पहुंचाएगा, उसको अनहार्मफुल में कन्वर्ट करेगा। इससे 3 क्वेश्चन आता है बेटा कैटालिटिक कन्वर्टर से हर परीक्षा में।
जो कैटलिस्ट यूज किया जाता है, जो मेटल यूज किया जाता है, बड़ी महंगा मेटल होता है, उसका नाम है, याद कर लो, प्लेटिनम, प्लेडियम और रोडियम। कैटालिटिक कन्वर्टर कहाँ फिट होगा? ऑटोमोबाइल में फिट होगा। इसके अंदर जो सामान है, मेटल जो यूज होता है, उसका नाम क्या? प्लेटिनम, प्लेडियम और रोडियम। हम रट लो। ये क्या करता है कि हार्मफुल गैस को अनहार्मफुल बनाता है और उसको कार्बन डाइऑक्साइड और पानी में कन्वर्ट करता है। किस में कन्वर्ट करता है बेटा? कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में। कभी कभी तुम देखोगे कि जो बढ़िया गाड़ी के पीछे जहाँ साइलेंसर से धुआं निकलता है, पानी टपक टपक टपकते रहेगा। ध्यान देना, कभी ये देखने का चीज़ है। तो याद कर लिए, हो गया। तीसरा क्या है? ये कैटालिटिक कन्वर्टर क्या करता है? अनबर्न्ड हाइड्रोकार्बन, जो हाइड्रोकार्बन पूरा जला नहीं है, उसको कार्बन डाइऑक्साइड और पानी में कन्वर्ट करता है। ये क्वेश्चन बराबर आता है परीक्षा में कि कैटालिटिक कन्वर्टर ऑटोमोबाइल में फिट होता है। कौन सा महंगा मेटल कौन सा लगा हुआ है? प्लेटिनम, प्लेडियम और रोडियम, पीपीआर, याद कर लीजिएगा। और क्या करता है ये? अनबर्न्ड हाइड्रोकार्बन को CO2 और वाटर में कन्वर्ट करता है। और कार्बन मोनोऑक्साइड अगर मान लीजिए, तो कार्बन मोनोऑक्साइड नाइट्रिक ऑक्साइड को क्या करेगा कि उसको कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन गैस में कन्वर्ट करेगा। तो इसको रटना कैसे है, याद करना कैसे है भैया? चाहे अनबर्न्ड हाइड्रोकार्बन हो या कार्बन मोनोऑक्साइड हो, दोनों में जो निकलने वाला कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ भी है, कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ भी है। अनबर्न्ड हाइड्रोकार्बन में पानी निकलता है और यहाँ नाइट्रिक ऑक्साइड है, तो ये नाइट्रोजन गैस में कन्वर्ट हो जाता है। कंसेप्ट क्लियर हो गया बच्चों? रटना नहीं है, खाली दिमाग में बात को रखो। अब कहता है क्या? अब कहता है कि जिस मशीन, कहता है ये तो क्लियर हो गया। मोटर व्हीकिल जो Euro 6 जो गाड़ी, जितनी गाड़ियाँ अभी आ रही हैं, टाटा की आ रही हैं, मारुति कंपनी की आ रही हैं, बढ़िया बढ़िया जो गाड़ी है, उससे पहले पूछिए कि कैटालिटिक कन्वर्टर लगा हुआ है कि नहीं बाबू। वो गाड़ी लेने से क्या फ़ायदा है? उस कैटालिटिक कन्वर्टर में कहता है कि जिस गाड़ी में कैटालिटिक कन्वर्टर लगा हुआ है, Euro 6 गाड़ी आप ला रहे हैं, उसमें जो पेट्रोल पंप पे जाइए तो अनलीडेड पेट्रोल लगा डालिए, शीशा रहित पेट्रोल और डीजल लीजिए। काहे कि अगर अनलीडेड नहीं लीजिएगा, शीशा रहित नहीं लीजिएगा, शीशा युक्त लीजिएगा पैसा बचाने के चक्कर में, तो जो मशीन है वो खराब हो जाएगा। क्या लिखता है? इनएक्टिवेट द कैटलिस्ट, इनएक्टिवेट, उसको खराब कर देगा। कैटलिस्ट कौन है भैया? पीपीआर है, प्लेटिनम, प्लेडियम और रोडियम। कंसेप्ट क्लियर होगा बच्चों? यहाँ पर दिक्कत आपको नहीं होना चाहिए। अब आपको आया इंडिया में एयर प्रिवेंशन, पहले पढ़ा दिए। W के बाद A आया, पहले वाटर, पानी, एयर कब आया? 74 के बाद 81। देखिए 81 वाला कहानी जरूर है ना, 81। और फिर क्या बोले कि हवा में क्या जोड़ दिया गया? नॉइज, शोरगुल है ना बेटा। देखो आवाज़ फट रहा है, लाउड स्पीकर बज रहा है, हवाई जहाज उड़ रहा है, दिखा रहा है ना फोटो, हवाई जहाज उड़ रहा है, एरोप्लेन उड़ रहा है, चारों तरफ बड़ा बड़ा भूमा लगा दिए। आजकल पढ़ोगे तब अपना बड़ा म्यूजिक सिस्टम, स्टूडियो खूब चालू कर दोगे और खूब डांस करोगे, बगल वाला को आपको कोई टेंशन ना है, वो कितने चिल्लाते रहे। हम तो बहुत से मोहल्ला के भाई, हम तो बजावेंगे। गाड़ी घोड़ा दिखाया गया, पो पो ची पो कर रहा है, चल रहा है, स्कूटी पर लगा दिया है, ट्रक वाला हॉर्न भो भो कर रहा है। चलिए देख रहे हैं ना, गाड़ी है, हम सब दिखा रहा है। एयर पॉल्यूशन क्या करेगा देखिए। तो कहता है कि नॉइज को एयर पॉल्यूशन में लाया गया। कब लाया गया? 1987 में। 1987 में क्या बोले? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है ना बेटा, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, और नॉइज को भी एयर पॉल्यूशन में जोड़ दिया गया। यही याद करना है। एयर पॉल्यूशन कब आया? 81 में, 74, 81, 86, बस याद हो गया। और 87 में इसको एक नॉइज को भी जोड़ दिया गया। नॉइज क्या है? शोरगुल क्या है? जो हमारे कान को अच्छा न लगे, कर्ण प्रिय। नॉइज मतलब कर्ण प्रिय, कान बहुत खराब लगे, माथा दुखाए लगलो हो, कम बोल, धीरे बोल, चिल्लो मत, कहते कि नहीं कहते? कस के मत चिल्लाओ, भूख मत कुत्ता की तरह, है कि नहीं? भौं भौं कर रहा, भोरे उठा भौं भौं कर रहा है। तो नॉइज क्या? अनडिजायरेबल हाई लेवल ऑफ साउंड, जो हमारे मानसिक और जो है हमारे मनोवैज्ञानिक जो है दिमाग को खराब करता है। नॉइज का यूनिट से क्वेश्चन आता है बराबर, डेसीबेल। क्या आता है बेटा? मात्रा, नॉइज कितना शोरगुल हो रहा है उसको नापने का जो मात्रा है उसका नाम है डेसीबेल। खूब हिट क्वेश्चन है, कोई सा परीक्षा ना, इस पर हर लाइन आपको, हर लाइन इसका बोल रहा है, खाली रटना है बच्चों, खाली समझना है कि नॉइज का यूनिट क्या है, डेसीबल। लिखते कैसे है? कैपिटल मत लिख दियो, एगो स्मॉल एक तो बड़ा है, यही ध्यान रखना। एगो स्मॉल डी, कैपिटल बी। और नॉइज का लिमिट क्या है? लिमिट याद कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। 80 डेसीबल, 80 75 भूल जाओ, 80 डेसीबल तक जो साउंड है वो नो नॉइज,
नो नॉइज होता है। कहता है क्या है कि हवाई जहाज आया, एरोप्लेन आया, लड़ाकू विमान आया, हॉर्न कस के आवाज़ करता है, उसका कितना है 150 डेसिबल, और 150 डेसिबल जब होगा तो क्या होगा, कनवा का पर्दा फट जाएगा। कान का काम क्या, सुनना, ईयर टू हीयर, और सुनने वाला का है नॉइज जब बढ़ेगा किसका, 150 डेसिबल किसके लिया, जेट एयरप्लेन, रॉकेट, लड़ाकू विमान जब चलता है बहुत आवाज़ करता है। नॉइज पोल्यूशन से क्या होगा, कॉज ऑफ नॉइज पोल्यूशन, नॉइज पोल्यूशन कौन पैदा कर रहा है, आवाज़ शोरगुल कौन पैदा करता है। देखिए तो नॉइज पोल्यूशन पैदा करता है बड़का बड़का लाउड स्पीकर, इलेक्शन का टाइम में बड़का बड़का भोमा लगा दिए, म्यूजिक सिस्टम घर में खूब बढ़िया बड़े म्यूजिक सिस्टम और स्टूडियो वीडियो लाए, चालू कर दिए कि पूरा मोहल्ला जान जाए कि देखिए हम कितना बड़का आदमी है, बड़का म्यूजिक सिस्टम लाइए भाई चलाइए। और क्रैकर आया ना, पटाखा का दिवाली आएगा ब्लाम ब्लाम करेगा, पता लगता है कि ओरिजिनल बम है कि डुप्लीकेट बम है, क्रैकर है। अब इफेक्ट क्या होगा, नॉइज पोल्यूशन का इफेक्ट क्या होगा, तो इफेक्ट क्या होगा, तो पहला होगा इरिटेशन, चिड़चिड़ाहट हो जाएगा, स्ट्रेस हो जाएगा, बेचैनी हो जाएगा, नींद नहीं आवेगा, रात भर गाना बज रहा है, क्या कहे, सुबह जाना है, पढ़ाई करना है, बगल में डिस्टर्ब गाना बजा दिया, पढ़ाई चौपट, स्लिप, नींद नहीं आवेगा, ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा, सिर्फ नींद नहीं आएगा, स्ट्रेस हो जाएगा, बेचैनी हो जाएगा, एंग्जाइटी हो जाएगा, नर्वसनेस हो जाएगा। और बच्चों एक पॉइंट जो क्वेश्चन बराबर आता है वो देख लो, ये क्वेश्चन है डायलेशन ऑफ प्यूपिल। हम बहुत सारे परीक्षाओं में क्या देखे कि इस पर पता नहीं क्या मोहब्बत है। यहाँ डायलेशन ऑफ प्यूपिल, जो पुतली है वो कस के आवाज होगा, आँख फटेगा, तो क्वेश्चन दे देगा कॉन्ट्रैक्शन ऑफ प्यूपिल। कॉन्ट्रैक्शन नहीं होना है प्यूपिल का, प्यूपिल जो आँख में गोल वाला है ना उसको प्यूपिल कहते हैं, जिसमें आप देखिएगा आइरिस जो एक वाइट वाला है कॉर्निया, बीच में जो काला काला वाला है उसको कहता है आइरिस, और जो उसके बीच तली को छेद देखिएगा प्यूपिल, जिसे लाइट पास करता है, उसमें डायलेशन हो जाएगा, फैलता है। अब परीक्षा में क्वेश्चन दे देगा कि क्या होगा पोल्यूशन से, डायलेशन या कॉन्ट्रैक्शन, तो लिखिएगा डायलेशन। और लिखा क्या, ब्लड वेसल, ब्लड वेसल क्या होगा, खून की नली में सिकुड़ेगा, आवाज़ कस की आवाज़ होगा ना, तब खून की नली जो है ना वो सिकुड़ने लगता है। तो यही क्या कहता है, हार्ट बीट हो गया, आपका हृदय की धड़कन जो है बेचैनी हो जाएगा, स्ट्रेस है, एंजाइटी है, बेचैनी है, ये सब आपको याद कर लेना है, कोई बड़ी बात नहीं है। अब नॉइज पोल्यूशन को क्या करना है, नॉइज कैसे करते, जो कारण था जो पैदा करता उसको बंद कर दीजिए। लाउड स्पीकर खूब जोर से बजाना है तो जहाँ भैया स्कूल है, कॉलेज है, हॉस्पिटल है, वहाँ पर ऐसा बोर्ड लगा दीजिए। क्या सिग्नल दे रहा है कि नो हॉर्न प्लीज, क्या बोल रहा है, नो हॉर्न, हॉर्न मत बजाओ। ये तो लेकिन यहाँ इंडिया है ना, जो चीज़ हमको मना किया जाएगा हम वही कमा करेंगे। पहले हमको भूल गए थे कि भाई हॉर्न बजाना है, लेकिन देख लिया इस तरह की लिखता है कि नो हॉर्न है। हम तो यहाँ के शेरे बादशाह, ये तो मोहल्ला का बॉस है, हम और तेज से पो 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 हम काहे बजा रहे हैं कि लोग हमको देखे। यहाँ दिखाने की प्रवृत्ति है ना इंडिया में, दिखाने, और तेज से, याद भूल गया था, और तेज से बजावेगा, बजाइए साहब। लेकिन आता है कि जो क्रैकर है, जो पटाखा बन रहा है, उसका लेवल जो है साउंड का, उसको कम करिए, लिमिट बनाइए कि भाई जो मुर्गा छाप कड़क बीम है, बम है, जो नागा सब वहाँ बनता है, साउथ इंडिया में बनता है, उसको बोलिए कि भैया ऐसा क्रैकर बम पटाखा बनाओ कि ज़्यादा ब्लाम ब्लाम आवाज़ आएगी, अगल बगल के मकान देखते होंगे फटता तो मकनमा हिले लगता है, उसको मना करिए। हॉर्न फ्री जोन बनाइए, स्कूल है, कॉलेज है, हॉस्पिटल के अगल बगल हॉर्न फ्री जोन बनाइए कि भैया हॉर्न बजाए पकड़ाए तो तुरंत वहाँ चलान काटवाइए, उसको काटिए, तभी सुनेगा लोग। यहाँ ऐसा ना सुने, बोले से यहाँ कोई फर्क नहीं पड़ पाता है। तीसरा क्या है कि आप इसके लिए आजकल शादी ब्याह में इसका पालन हल्का सा हो रहा है। शादी ब्याह में डीजे बजाना, लाउड स्पीकर बजाना, ये कम से कम देखते हैं इफेक्टिव हो गया कि रात में 10 बजे के बाद भैया ज़्यादा बजावेंगे तो पुलिस आ जाएगा। 100 आदमी का खाना बनवा है, 50 को पुलिस पहुंचेगा तो हम बजट गड़बड़ा जाएगा, और फाइन तो अलगे करेगा, खा के भी जाएगा, फाइनो करेगा। इसलिए रात में 10 बजे के बाद डीजे और लाउड स्पीकर बजाना बंद, ये कम से कम हुआ है। और तीसरा है वो स्टायरोफोम, ये तो खूब क्वेश्चन आता है। घर में डीजे बजाए तो पूरा मोहल्ला एकदम हो गया, चाक चौबंद हो गया कि फलना तो सिंह साहब के यहाँ तो बड़का म्यूजिक सिस्टम आया है, बेटा अमेरिका में था वहाँ से लाया, पूरा मोहल्ला को एकदम गुजारा है। आप रूम में बजाते पूरा मोहल्ला सुनता है, लेकिन सिनेमा हॉल में जाइए, ऑडिटोरियम में जाइए, वहाँ से ज़्यादा आवाज़ निकलता है, लेकिन रूम से बाहर निकलेगा और सिनेमा हॉल के बाहर एक को बुन आवाज़ नहीं आएगा। तो कुछ ही लगल है भैया, उसके दीवार में यही लगल है, साउंड एब्जॉर्बिंग मटेरियल, जो आवाज़ को, शोर को, आवाज़ को सोख लेता है, उसका नाम है स्टायरोफोम। यही क्वेश्चन बराबर आता है
स्टायरोफोम कहाँ लगा? सिनेमा हॉल में, थिएटर में, जो साउंड एब्जॉर्बिंग मटेरियल है, शोर को, आवाज को सोख लेता है स्याही सोख की तरह। अब क्या कहता है, अब आगे देखिए। अब ये कहानी है दिल्ली का, ये देखिए, ये कोची है दिल्ली का, ये लगता है इंडिया गेट है। दिल्ली का कुतुब मीनार देखो, ये तो इंडिया गेट है। हाँ, इंडिया गेट में दिन का दिखाया कि देखिए कैसा लग रहा है, एकदम धुंधला टाइप का लग रहा है, इतना पॉल्यूशन है। ये केस स्टडी दिया गया, आपको 4 गो केस स्टडी पढ़ना है, पढ़ावेंगे धीरे धीरे करके, खाना खिलावेंगे। सरकारी स्कूल बिहार का जो टीचर होता है, मास्टर होता है, बच्चा को अपना बेटा की तरह समझता है और कोर दिमाग में घुसाता है। तब ना बिहार का लड़का इंडिया टॉप किया, देखा ना, इंडिया टॉप कर गया IAS में। बिहार का नाक है, शान है। तो क्या है, कहता है दिल्ली ऐसे दिखा दिया, ऐसे मतलब ज़्यादा। ये गुजरात और वेस्ट बंगाल का है, गुजरात और वेस्ट बंगाल में जितना गाड़ी है उससे ज़्यादा गाड़ी दिल्ली में है। बात समझा? तो ज़्यादा गाड़ी मतलब क्या, ज़्यादा धुआं। तो ज़्यादा धुआं होगा तब ना कहा कि दुनिया का 40 पॉल्यूटेड सिटी में दिल्ली का नंबर कितना आ गया, चौथा, 4th नंबर आ गया। तो याद कैसे रहेगा, 4 भी यहाँ भी है, 4 यहाँ भी है, रटना नहीं है। 41, 4 याद करना, मैच कर देना। कब हुआ कहानी? 1990 में ये सर्वे हुआ था बेटा। अब आ गया PIL, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, जनहित याचिका। अपने लिए नहीं, दुनिया के लिए मैं मरता हूँ। मास्टर क्या है, अपने लिए नहीं, आपको डॉक्टर, इंजीनियर, बड़ा बड़ा अफसर, कलेक्टर बना देना है ना। तो PIL याचिका दायर किया गया, कहाँ? पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, सुप्रीम कोर्ट में। और सुप्रीम कोर्ट ने पूछा दिल्ली सरकार से कि भाई इतना ज़्यादा प्रदूषण है, हम दिल्ली में बैठे हुए हैं, दुनिया को मेरा देखना काम है और हमारे शहर गंदा है। दिल्ली सरकार बताइए अब क्या करिएगा, या कुछ कान में उमेठी हम करें, कुछ चाबी देवें आपको? तो सुप्रीम कोर्ट से कौन नहीं डरता भैया, वो तो चीफ है, चीफ है हमारे, उससे बड़ा तो कोई नहीं। उनकी आवाज़ें कानून है, जो बोलते हैं जज साहब वही कानून है कि नहीं। तब जो है एक दिल्ली सरकार ने क्या क्या काम किया उसके बारे में कहा। दिल्ली सरकार ने कहा कि जितना भी हमारा बस है डीजल और पेट्रोल से चलने वाला, सबको जो है 2002 तक जो है सबको हम CNG कन्वर्ट कर देंगे, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। ये गैस से चलने वाला हो जाएगा। अब जो क्वेश्चन पूछेगा, से 2 क्वेश्चन आता है 12th के परीक्षा में आवेगा। CNG का फुल फॉर्म के कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। इसमें कौन सा गैस भरल है? मीथेन। और घर में जो खाते हैं गैस, चूल्हा जो खाना बनता है रसोई गैस, उसमें कौन गैस है भैया? प्रोपेन और ब्यूटेन है। तो घर के गैस जब लीक करता है तो मालूम पड़ा गैस लीक कर रहा है, बंद कर। तो कौन सा केमिकल मिला हुआ है? ये भी क्वेश्चन आता है बराबर। मरकैप्टन, क्या नाम है? मरकैप्टन मिला हुआ है, जो क्या करता है, बताता है कि कहीं गैस लीक है। ये हो गया बच्चों। अब आगे देखिए क्या हुआ कि और क्या कहा और क्या क्या काम किया। अब कहता है CNG का बेनिफिट क्या है, काहे पेट्रोल और डीजल के जगह CNG लाया गया। आजकल इलेक्ट्रिक कार आ रहा है, इलेक्ट्रिक गाड़ी आ रहा है, CNG चले वाला आ रहा है। पेट्रोल, अब तो बहुत सा कंपनी डीजल से गाड़ी बनाना बंद कर दिया, पेट्रोल गाड़ी आ रहा है। कुछ साल के बाद, 2-3 साल के बाद पेट्रोल खत्म, तब क्या आएगा? इलेक्ट्रिक कार आ रहा है, CNG आ रहा है। CNG का क्या फायदा है वो देखिए। CNG हो गया क्या है कि पेट्रोल डीजल से सस्ता है, पहला बात। ये ज़्यादा बहुत तेजी से बर्न करता है, बर्न इफिशिएंटली, और ज़्यादा जलेगा तो ज़्यादा पावर देगा, इंजन की इफिशिएंसी बढ़ेगी, ज़्यादा गाड़ी का माइलेज देगा, एवरेज ज़्यादा देगा, माइलेज ज़्यादा देगा। पेट्रोल डीजल से सस्ता है और इसको चोर चुरा नहीं सकता है, क्योंकि गैस है। तो चोर रहता ना भाई, ठोस चीज रहता है, लिक्विड रहता है, पेट्रोल चोरी कर लो, डीजल चोरी कर लो, तो गैस में कहाँ चोरी करके कहाँ कैसे ले जाओगे उसको निकाल के भैया? तो चोर चोरी नहीं कर सकता है। और तीसरा क्या है? अडल्ट्रेशन। इसमें पेट्रोल डीजल में मिलावट होता है। कोई जगह अगर शुद्ध से जांच हो जाए हर पेट्रोल पंप पर, तो कहीं शुद्ध नहीं मिलेगा। कारण क्या है भैया? 107 रुपये तो खाली पेट्रोल हो गया है, 8 रुपया आज के डेट में, और मट्टी तेल है आपको 40-50 रुपया होगा, तो कितना डबल का फायदा है ना भाई। तो क्या दिक्कत है? तो अडल्ट्रेशन, CNG में मिलावट नहीं हो सकता है, चोर चुरा नहीं सकता है, सस्ता है, एवरेज है, इफिशिएंट है। बात समझे कि नहीं? इसी के लिए जो है
जो है सीएनजी को प्रेफर किया गया है कि नहीं आजकल। और क्या इसका ड्रॉबैक क्या है साहब, जब कहीं अच्छाई है तो कहीं खराबी भी है। ड्रॉबैक है कि सीएनजी गैस है और गैस को यहाँ से वहाँ जाने के लिए जहाँ फैक्ट्री से लाना है, पंप पर लाना है, तो वहाँ तक पाइपलाइन बिछाइए। और भारत कितना महान है, या तो जानबे करते हो हम लोग कितना महान है। देश की क्या, देश को तो हम लोग बनाए हैं और हम लोग सारा जल जो है हम ही लोग हैं। कोई पाइपे को फाड़ देगा, कहीं लीक हो जाएगा, कर देगा, कुछ ना कुछ दिमाग लगाता है लोग कि चलो भाई फोकट में हमको मिले। फोकट में खाने का आदत है लोग का। इसमें डिफिकल्टी क्या है कि पाइपलाइन जो डिलीवरी पाइपलाइन है उसका प्रॉब्लम है, सीएनजी का लीक करने का प्रॉब्लम है। अब इतना बड़ा देश है, पूरा फैला हुआ है जाल, थोड़ा बहुत रहता है उसको मेंटेनेंस में, रिपेयरिंग में टाइम लगेगा। लॉस का जो है लॉस होता है, लॉस को भरपाई कौन करेगा, ये हो गया। अब दिल्ली गवर्नमेंट ने क्या क्या जो है साहब उपाय किया। दिल्ली गवर्नमेंट ने क्या किया, बोला कि भैया जितना भी दिल्ली में पुराना गाड़ी है 10 साल या 15 साल, तो सबको रोड से हटाओ और दूसरा स्टेट में भेजो। भारत बहुत बड़ा देश है, बहुत सा स्टेट है, 27-28 को कितना है ना राज्य, दूसरा। लेकिन दिल्ली में नहीं हुआ। दिल्ली राज्य की राजधानी है, दिल्ली नाक है, प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट और चीफ सुप्रीम कोर्ट सब दिल्ली में है। इसलिए पासिंग आउट ओल्ड व्हीकल हटाओ, भगाओ यहाँ से, 10 साल पुराना गाड़ी हटाओ। और पेट्रोल डीजल, पेट्रोल पंप को बोला, जो पेट्रोल डीजल पैदा करने वाला आईओसी है, एचपी है, उस कंपनी को बोला कि ऐसा पेट्रोल डीजल बनाओ जिसमें शीशा रहित हो। गाड़ी वाले को बोला, जो गाड़ी बनाने वाला टाटा कंपनी, मारुति कंपनी, हुंडई कंपनी को बोला कि अपने गाड़ी में कैटालिटिक कन्वर्टर फिट करो। और कंपनी को 2 चीज बोला कि शीशा रहित पेट्रोल और सल्फर, लो सल्फर पेट्रोल और डीजल को पैदा करो। तक भैया हमको क्या दिक्कत इसमें, हम लोग का क्या इन्वॉल्वमेंट है, हम लोग का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। ये 2 काम कौन कर रहा है, आईओसी और एचपी, हिंदुस्तान पेट्रोलियम वो करेगा। और कैटालिटिक कन्वर्टर का काम कौन करेगा, ये जो फैक्ट्री बनाता है वो अपना गाड़ी को ठीक करेगा। कहाँ तक हो गया बच्चों। अब आपको आइए जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ भारत सरकार ने जो है एक, आप देखते होंगे कोई भी गाड़ी लेते हैं तो गाड़ी में क्या है कि आपको जो है पॉल्यूशन कंट्रोल, बहुत ज़्यादा जाइए, मोटरसाइकिल लेके जा रहे हैं, स्कूटी लेके जा रहे हैं, पॉल्यूशन पेपर नहीं है तो आपको फाइन कर देगा। 1000 रुपये, 40 रुपये में कागज़ बनता है, 1000 रुपया फाइन दीजिए। तो पॉल्यूशन कंट्रोल में वो चेक करता है कि गाड़ी से निकलने वाले धुआं में कितना कार्बन मोनोऑक्साइड गैस है। किसका चेक करता है, कार्बन मोनोऑक्साइड का। और कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में कंसेप्ट क्लियर कर लो बच्चों कि कार्बन मोनोऑक्साइड हमारे शरीर में जो ऑक्सीजन गैस है, कार्बन डाइऑक्साइड को ढोने वाला जो है वो हेमोग्लोबिन है। हेमोग्लोबिन कहाँ रहता है, ब्लड में रहता है। लेकिन सबसे बड़ी बात क्या है कि हेमोग्लोबिन को 200 से 250 गुना ज़्यादा मोहब्बत है किससे, कार्बन मोनोऑक्साइड से। इसे जहाँ धुआं निकलता है, पोल्यूशन लगता है, वहाँ देखिएगा दम घुटने लगता है, क्योंकि हेमोग्लोबिन जो है कार्बन मोनोऑक्साइड से मिल जाता है। अब क्या कहा कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पुट ए न्यू ऑटो फ्यूल पॉलिसी। क्या है ऑटो फ्यूल पॉलिसी, काहे के लिए नया पॉलिसी लाया, गाड़ी के लिए, टू कट डाउन व्हीकुलर पॉल्यूशन, गाड़ी से निकलने वाले जो पॉल्यूशन है, गंदगी है, उसको कम करने के लिए ऑटो फ्यूल पॉलिसी लाया। और उसको कहता है यूरो नॉर्म्स या भारत स्टेज। यूरो नॉर्म्स 1, 2, 3, 4, 5 नहीं आया बेटो, 1, 2, 3, 4, 5 क्या लिखा है, स्किप्ड नॉट इम्प्लीमेंटेड, खत्म कर दिया, उसको जारी किया ही नहीं, उसके बाद 6 आया। अभी जो हमारे देश में जो चल रहा है यूरो 6 है, भारत स्टेज 6 या यूरो 6 कहते हैं। भारत स्टेज यूरो नॉर्म्स 1 कहिए या भारत स्टेज 1 कहिए, यूरो नॉर्म्स 1, यूरो नॉर्म्स 2, इसको कहता है भारत स्टेज, चाहे दोनों एक ही, भारत स्टेज 3, भारत स्टेज 4, भारत स्टेज 5, भारत स्टेज 6। ये 1 कब आया, 2000 में, फिर 5 जोड़िए 2005, फिर 5 जोड़िए 10, और उसके बाद फिर आ गया 17 में, और उसके बाद 5वां स्किप कर दिया गया। अभी जो करंट चल रहा है वो भारत स्टेज 6 है, यूरो 6 है, जो 1 अप्रैल 2020 से पूरे देश में लागू हो गया। लेकिन हमारे जो एनसीईआरटी किताब में है वो BS जो है 4 के बारे में क्वेश्चन आता है, इसलिए हमने यहाँ लिख दिया कि BS 4 जो 2017 05 10 17 20, याद रख लीजिए, 05 10 17 20, 05 10 17 20।
भारत स्टेज 4 जो है ये जो है दुपहिया, 3 पहिया, 4 पहिया सब गाड़ी पर लागू होता है और सारे देश में लागू होता है। यूरो 3 के बारे में कुछ डिटेल स्टडी किया गया, बताया गया। ये एनसीईआरटी हम लोग को पढ़ाया, पता नहीं क्यों पढ़ाया भगवान, क्योंकि अभी तो चल रहा है यूरो 6 चल रहा है, लेकिन यूरो 3 के बारे में कुछ पढ़ना है और कुछ जानकारी हासिल करना है बच्चों। और वो समझ लो क्या कहता है। यूरो 3 कहता है कि जो सल्फर है पेट्रोल डीजल में उसकी मात्रा कम करिए। उसको याद करना, परीक्षा में पूछता है। पेट्रोल में 150 ppm पार्टिकुलेट पर मिलियन, मिलियन मतलब हो गया 10 लाख। 10 लाख में 150 ppm मतलब उतना अमाउंट लाइए। पेट्रोल में 150, डीजल में 350। पार्ट्स पर मिलियन लिखा हुआ, पार्ट्स पर मिलियन, मिलियन मतलब 10 लाख। तो कितना कहता है सल्फर कंटेंट, क्या बोलता है रट लो, क्वेश्चन बराबर आता है कि सल्फर की कहा कि भैया यूरो 3 नॉर्म्स कहता है तेल वाले कंपनी को कि आप उसमें सल्फर की मात्रा पेट्रोल में 150 और डीजल 350, 150, 350, 50 तो मुंह मिल ही रहा है भैया यहाँ पर, खाली 150, 350 याद करना है। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन जो अरे पेट्रोल महका हो, डीजल महका हो, जो सुगंध जो है, गंध जो आता है, इसी एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन के आता है, जो स्मेल उसकी मात्रा 42% कहता है। क्या कहता है? 42%। ये सब सरकार का नियम कानून है जो हमको रटना है। सल्फर पेट्रोल में 150, डीजल में 350, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन 42%। गोल क्या है? गोल ये है कि 150 को घटा करके 50 तक लाया जाए, मतलब 35% की कटौती होगी, किया जाए। ये बच्चों आपका जो है एयर पॉल्यूशन जो है आज आपका ख़त्म हुआ। आप फिर अगले क्लास में मैं आपको वाटर पॉल्यूशन और जो दूसरा पॉल्यूशन जो है आपको मैं पढ़ाऊँगा, समझाऊंगा क्या बायोमैग्निफिकेशन है, ये सब जो बाकी जो चैप्टर है अगले क्लास में मैं लेक्चर 2 में आपको एनवायरमेंटल इश्यूज़ के मैं आपको पढ़ाऊंगा। थैंक यू बच्चों, धन्यवाद बच्चों। इसको वीडियो को तुम लोग बहुत ध्यान से देखो, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को साइड में लिख लो, वाटर को याद कर लो, CNG का फुल फॉर्म याद कर लो, ये सब 5 बात जो है यूरो नॉर्म्स कब आया, ये सब बात याद कर लो। CNG के क्या फ़ायदे हैं, CNG का फुल फॉर्म क्या है, हल्का हल्का क्वेश्चन आता है बेटा, लेकिन इससे एकदम मार्क्स फेचिंग नंबर है। रटना, खाली इसको रटना है, दीवार में चिपका दो और डेली देखो, अपने आप याद हो जाएगा। अपने दोस्तों से आपस में डिस्कशन करो, याद हो जाएगा और 100% नंबर लेके आओ। थैंक यू बेटा, गुड बाय बच्चों।